अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द किडनी एंड द यूरिनरी ट्रैक्ट पैथोलॉजी, जिसमें सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ ऑफ द किडनी एंड द यूरिनरी ट्रैक्ट। सबसे पहले वी हैव द हॉर्सशू किडनी। हॉर्सशू किडनी क्या होती है? नॉर्मली आपको पता है हमारी किडनीज जो होती हैं वो पेल्विस में होती हैं पहले ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो इसेंड करती हैं इनटू द एब्डोमेन, ठीक है। नॉर्मल उनका असेंड होना होता है ऊपर जाके, फिर वो अपनी पोजीशंस में जो है ना ऐसे ऐसे करके पड़ी रह जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऐसी कोई एब्नॉर्मेलिटी आती है कि ये किडनीज जो हैं एक दूसरे के साथ लोअर पोल से कनेक्टेड रह जाती हैं और ऊपर नहीं जा पाती, ठीक है। क्यों? क्योंकि रास्ते में ना इधर इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, इसके नीचे ये जो है ना रह जाती हैं, ऊपर ही नहीं जा पाती। तो पेल्विस के अंदर किडनीज पड़ी होंगी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के ऊपर, और नीचे से जो है ना लोअर पोल्स के कनेक्टेड होंगी। इसको हम कहते हैं हॉर्सशू किडनी। सो दिस इज द कंजाइंट किडनीज यूजली कनेक्टेड एट द लोअर पोल। मोस्ट कॉमन हमारे पास कंजेनिटल रीनल एब्नॉर्मेलिटी है, और जो है इसमें क्या होता है कि किडनीज जो है लोअर एब्डोमेन में रह जाती हैं, हॉर्सशू किडनीज होती हैं, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के ऊपर ये रह जाती हैं ड्यूरिंग इट्स सेंड फ्रॉम द पेल्विस टू द एब्डोमेन। तो ये होती है हॉर्सशू किडनी। इसकी पिक्चर आपको यहाँ पे दी हुई है नीचे। दिस इज़ द हॉर्सशू किडनी, लोअर पोल्स पे कनेक्टेड है। यहाँ पे इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होगी, इसके नीचे ये कनेक्टेड होंगी और ये हमारे पेल्विस में ही रह जाएंगी, ऊपर एब्डोमेन में आएंगी, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है रीनल जो है ना एजेनेसिस है। मीन्स अब जो हमारी किडनीज होंगी वो बनेंगी ही नहीं, ठीक है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड्स की नहीं बनती। एक केस होता है कि जिसमें एक साइड की किडनी बनती है, दूसरी किडनी नहीं बनती, ठीक है, एजेनेसिस होती है। तो इसमें क्या होता है कि दूसरी किडनी होती है जो बनी होती है वो हाइपरट्रॉफिक हो जाती है उसके काम को कंपनसेट करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हाइपर फिल्ट्रेशन करना शुरू कर देती है। तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे की जो दोनों किडनीज नहीं बन रही, फॉर एग्जांपल ये भी किडनी नहीं है, ये भी किडनी नहीं है। अब किडनी का काम क्या होता है कि उसने हमारे बॉडी से जो है यूरिन को एक्सक्रीट करना होता है, एक्सेसिव फ्लूइड्स को एक्सक्रीट करना होता है, यही करना होता है ना। तो अब ऐसे लोगों की जब किडनीज ही नहीं है, तो ऐसे बच्चों की किडनीज ही नहीं बनेंगी, तो क्या होगा, उनका जो एक एमनियोटिक फ्लूइड का बैलेंस होगा वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा एमनियोटिक कैविटी में, तो ऐसे बच्चों को क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोमनियोज होगा, ठीक है। और ओलिगोहाइड्रोमनियोज का आपको पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, तो आपको पता है ये जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है बेबी को क्या हेल्प करता है, उसकी जो ऑर्गेन्स डेवलपमेंट होते हैं, पर्टिकुलरली लंग्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। लंग्स जो होते हैं उनको उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो लंग्स का हाइपोप्लेजिया होगा। इसके अलावा ये हेल्प कर रहे होता है एमनियोटिक फ्लूइड हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उनके डिजिट्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब जो हमारे एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो जो एक्सट्रीमिटीज़ होंगी उनकी भी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी, ठीक हो गया। तो दूसरा क्या होगा कि एक्सट्रीमिटीज़ के डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। लंग्स का हाइपोप्लेजिया होगा, पेशेंट का जो फेस होगा, बच्चे का फेस जो है फ्लैट सा होगा, और उसके कान जो है वो नीचे की तरफ लो सेट होंगे, ठीक है। इसकी भी हमारे पास नीचे पिक्चर इन्होंने दी हुई है, ये वाली, ठीक है, कि बच्चा आपको दिखाया हुआ है। इन्होंने इसके फेस बिल्कुल फ्लैट है, कान उसके नीचे की तरफ लो सेट है, एक्सट्रीमिटीज़ उसके डेवलप नहीं हुए हुए, ठीक है, और साथ में उसको लंग्स हाइपोप्लेजिया भी होगा, मीन्स लंग्स में उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी उनकी। क्यों? क्योंकि उनकी बायलेटरल किडनी एजेनेसिस है, मतलब किडनीज दोनों है ही नहीं है, और लिकोहाइड्रोमनियोज की वजह से ये बनता है। इसको हम कहते हैं पॉटर सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद वी हैव द डिस्प्लास्टिक किडनी। डिस्प्लास्टिक किडनी मीन्स दैट कि इसमें क्या होता है, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन होती है रीनल पैरेन्काइमा की, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि नॉर्मल हमारा रीनल पैरेन्काइमा जो होता है उसमें स्ट्रक्चर उसके होते हैं, प्रॉपर ग्लोमेरुलाई होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट की किडनीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी जो पैरेन्काइमा होगा उसमें बहुत ज़्यादा सिस्ट्स होंगे, एबनॉर्मल टिश्यू कार्टिलेज होगा, ठीक है। ज़्यादातर ये यूनिलेटरल होता है, लेकिन अगर ये बायलेटरल हो तो इसको हमने डिस्टिंग्विश करना होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ से, क्योंकि इसके अंदर भी सिस्ट होते हैं ना। तो सिस्ट्स को हमने जो है डिफ्रेंशिएट करना होता है फ्रॉम द कि ये हमारी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ तो नहीं है जो हम नीचे भी पढ़ते हैं, वो क्या होती है। तो इसकी जो फिगर आपको नीचे दी हुई है ना वो हम देख लेते हैं, डिस्प्लास्टिक किडनी की इसके साथ ही दी हुई है ये वाली, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये सिस्ट की स्पेस है, दिस इज़ अ सिस्टिक स्पेस, ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, दिस वन, दिस इज़ अ सिस्टिक स्पेस, ठीक है। और ये उसकी जो है ना सिस्ट की वॉल है, ठीक है। और अगर हम बात करें एबनॉर्मल टिश्यू की जो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, दिस इज़ द एबनॉर्मल टिश्यू कार्टिलेज, ठीक है, ये कार्टिलेज है। तो किडनी में नॉर्मली तो सिस्ट नहीं होते, नॉर्मली कार्टिलेज नहीं होता, लेकिन उसके पैरेन्काइमा के अंदर जो है ना किडनी के आपको कार्टिलेज मिलता है, नॉर्मल टिश्यू मिलता है, और सिस्टिक स्पेस सिस्ट्स मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द डिस्प्लास्टिक किडनी। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ठीक है। इसे आराम से आपको पता चल रहा है कि किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा सिस्ट होंगी, इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ठीक है। तो इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है जिसमें बायलेटरल किडनीज इंलार्ज करती हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिस्ट बने होते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर भी बने होते हैं, मेड्यूला में भी बने हो सकते हैं, ठीक है। इनकी पिक्चर हम सबसे पहले देख लेते हैं, उन्होंने दिखाई हुई है नीचे इधर, दिस वन,
पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ किस तरह से किडनी जो है वो सिस्ट से भरी हुई है, ठीक है, दिस इज़ अ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, और लार्ज भी हुई थी, ठीक है। तो इसकी ना दो फॉर्म्स होती हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। जो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है ना, ये हमारे पास जो है ना बच्चों में होती है, ठीक है, न्यू बॉर्न्स के अंदर होती है, और जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है ये यंग अडल्ट्स में होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, न्यू बॉर्न्स के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव है, यंग अडल्ट्स में ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अब जो बच्चे होंगे उनकी जब किडनी ऐसी होगी तो हमने जो पीछे पॉटर सीक्वेंस पढ़ा है उनको वही फेस करना पड़ेगा। लो सेट ईयर्स होंगे उनके जो फेस होगा फ्लैट होगा, एक्सट्रीमिटीज़ उनके प्रॉपर बने नहीं होंगे किडनी ना होने की वजह से, ठीक है। और इन्फेंट्स जो हैं उनका रीनल फेलियर हो जाएगा, और रीनल फेलियर होगा तो हाइपरटेंशन के साथ वो एसोसिएटेड होंगे, क्योंकि वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वगैरह भी उनका एक्टिवेट हुआ होगा, ठीक है। और क्या होगा, उनकी हेपेटिक फाइब्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। हाइपेटिक फाइब्रोसिस होगी तो उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, और साथ में उनकी मतलब उनका किडनी भी ख़राब होगी, साथ में उनका लिवर भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है यंग एडल्ट्स में होती है, इसमें भी हाइपरटेंशन हिमेचूरिया होता है और रीनल फेलियर हो जाता है। किस वजह से होता है, ये जो अडल्ट्स में होता है आपने याद रखना है, इसकी जो जीन्स एसोसिएटेड होती हैं AP, ठीक है, अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ 1, APKD1, APKD2 जीन्स, इनकी जो है ना नॉर्मेलिटी आती है। दरअसल इसमें अगर हम थोड़ी सा बात करें तो वो ये होता है कि ये जो जीन्स होती है ना, ये कोड करती हैं जो हमारे सीलिया होते हैं ना, सीलियरी प्रोटीन्स होती हैं सीलिया की, वो इनकोड कर रही होती हैं। वो सीलिया जो होते हैं वो नॉर्मली हमारे किडनीज़ में जो भी ट्यूब्यूल्स के अंदर फ्लूइड होता है उसकी बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, उसको मैकेनो सेंसिंग करते हैं, उसकी नॉर्मल उसको बैलेंस रखते हैं। लेकिन अगर जब वो सीलिया ख़राब हो जाते हैं इन जीन्स की एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से, तो फिर क्या होता है, वो फ्लूइड बैलेंस नहीं रहता ना, उसकी वजह से फिर सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं किडनी के अंदर। तो ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री मतलब इसकी थोड़ी सी ना था। अच्छा, तो अब जो है ना, अब साथ में पेशेंट को जो है किडनी डिजीज़ भी होती है, और साथ में उसको जो है ये भी चीज़ें होती हैं, याद रखना है। लिवर सिस्ट होते हैं, ठीक है, ब्रेन में जो है बैरी एनेरिज्म्स होते हैं, और हार्ट के अंदर जो है माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स होता है, ठीक है। उसके बाद आती है मेड्यूलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़। मेड्यूलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है ये हमारे पास जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इसमें क्या होगा, मेड्यूला के अंदर सिस्ट होंगे, ठीक है, सिस्ट इन द मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट्स होंगे। इसमें भी क्या होता है कि जो हमारी किडनी होती है उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी छोटी छोटी हो जाती है, श्रंकन हो जाती हैं, और ऐसा ऐसा रीनल फेलियर हो जाता है। सो इसमें देखें कि आपको ये चारों चीज़ें नज़र आ रही हैं, किडनी के अंदर सिस्ट है, लिवर के अंदर सिस्ट बने हुए हैं, ब्रेन के अंदर बैरी एनेरिज्म्स हैं, और हार्ट के अंदर माइट्रल वॉल्व को प्रोलैप्स है। इस पिक्चर से आपको याद रहना चाहिए कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के साथ और कौन सी एब्नॉर्मलिटीज़ आती हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट में। ये हॉर्सशू किडनी यहाँ पे दिखाई हुई है दोबारा से, और ये हॉर्सशू होता है ना उसकी तरह की नज़र आती हैं किडनी, एक यहाँ पे होती है एक यहाँ पे होती है, और उनके दोनों लोअर पोल्स से मिले होते हैं, तो दस इट इज़ नोन एज हॉर्सशू किडनी, ठीक है। रीनल एजेनेसिस में ये यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायोलेटरल भी हो सकती है, जो मैंने हमको बताया। इसमें वो जो है होता है सिंड्रोम होता है ना, पोर्टर वाला। तो ये हमारे पास जो है ना किडनी है जिसमें मेड्यूलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़ है, जिसमें मेड्यूला के अंदर जो है ना सिस्ट बने हुए हैं। उसके बाद ये मैंने आपको बताना है कि रीनल फेलियर हम आगे पढ़ने लगे हैं। रीनल फेलियर क्या होता है कि किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया, वो फेल हो गई है, ठीक है। किडनी ने कौन से काम करने होते हैं जो फेल होते हैं, किडनी का सबसे पहला काम जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है कि सोल्यूट्स और फ्लूइड्स को उसने कंट्रोल करना होता है, हमारी बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड्स को बाहर निकालना होता है, और अगर फ्लूइड ख़राब हो जाए, मतलब बैलेंस ख़राब हो जाए, तो उसको एडजस्ट करना होता है किसी न किसी तरह। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है थ्रू द आइंस वगैरह, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करती है, अगर ना हो तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकती है। ड्रग की मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन करती है, जितने भी हमारी बॉडी के ड्रग्स होते हैं उनके मेटाबलाइज करके उनको निकालती है हमारी बॉडी से, वेस्ट को एलिमिनेट करती है, ठीक है। और एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं इसके, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शंस क्या होंगे कि इसमें ना हमारे पास बहुत से हार्मोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इरिथ्रोपोइटिन होता है, वो हमारी जो है आरबीसीज की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है, और इसके अलावा विटामिन डी की प्रोडक्शन कर रही होती है, ये उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है, फिर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म उससे मेंटेन रहता है। तो ये सारे किडनी के फंक्शंस हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं कि हमारी जो किडनी फेल हो जाएगी ना, उसमें क्या होगा, उसमें किडनी में ये होगा कि जब वो फेल होगी तो जब उसके सोल्यूट्स एंड फ्लूइड्स में बैलेंस नहीं रह पाएंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रह पाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मोस्टली हो जाती है, ठीक है। ड्रग मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन नहीं होगी, मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट नहीं होंगे, ठीक है। मोस्टली इसमें होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्रिएटिनिन और यूरिया, ठीक है। वो हमारे पास जो है ना किडनी ख़राब होने की वजह से हमारी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएंगे मेटाबॉलिक वेस्ट्स, ठीक है, और हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे, उसके मेटाबॉलिज्म को फर्दर हमारी बॉडी में काम ख़राब करेंगे। एंडोक्राइन फंक्शंस एब्नॉर्मल हो जाएंगे, तो एरिथ्रोपोइटिन फॉर एग्जांपल रिलीज़ नहीं होगा, तो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ नहीं हो रहा होगा तो आरबीसीज़ की प्रोडक्शन नहीं होगी, पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और अगर विटामिन डी की प्रोडक्शन नहीं हो रही तो उसकी वजह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म मेंटेन नहीं होगा,
ठीक है। और पेशेंट को कैल्शियम की कमी होगी, उधर से क्या होगा कि जो है कैल्शियम की कमी होगी तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, वो किसी तरह उसको और ज़्यादा मेटाबॉलिज्म ख़राब करेगा। तो ये सारा जो किडनी का होता है अब हम रीनल फेलियर पढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ रीनल फेलियर? सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्यूट स्वीयर डिजीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है रीनल फंक्शन का, एकदम से किडनी जो है उसका फंक्शन कम हो जाता है। मतलब कि एकदम मतलब ये होता है कि दिनों के अंदर, ठीक है, किडनी जो है ना उसका फंक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। कैसे पता चलता है? दो चीज़ों से पता चलता है कि एज़ोटीमिया स्टार्ट हो जाता है और ओलिगोयूरिया होता है। पेशेंट कंप्लेन करता है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत कम यूरिन आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ये कि उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि वो जमा होना शुरू हो जाते हैं हार्मफुल मेटाबोलाइट्स, जिसमें यूरिया है, क्रेटिनिन है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि इसकी ना दो होती हैं फॉर्म्स। एक होता है एज़ोटीमिया। एज़ोटीमिया होता है कि वो हमारे वेस्ट एक्यूमुलेट हो गए हैं, उसकी वजह से जो हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आती है ना उसको हम यूरीमिया कहते हैं, ठीक है। एज़ोटीमिया इज़ जस्ट द इंक्रीज इन द यूरिया एंड क्रेटिनिन लेवल, ठीक है। उसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आएंगी ना उसको हम यूरीमिया कहते हैं। और यूरीमिया क्या होता है कि हमारी वो डिफरेंट जो है ब्रेन की, हार्ट की, इस तरह के डिफरेंट ऑर्गन्स में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आएंगी तो उससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट की किडनी ख़राब हुई हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका हॉलमार्क होता है। इसको हम प्री रीनल, पोस्ट रीनल और इंट्रा रीनल कॉजेज़ में जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ किडनी, ठीक है। और सॉरी, दिस इज़ अ किडनी, ठीक है। तो इसको ब्लड सप्लाई आ रहा होता है, ठीक है, और ब्लड सप्लाई जा रहा होता है, ठीक है। मतलब यही होता है ना, सॉरी, ब्लड सप्लाई आ रहा जा रहा होता है और दूसरा यहाँ पे यूरेटर होता है। दिस इज़ अ यूरेटर, ठीक है, ये यूरेटर है और ये ब्लड सप्लाई आ रहा है। अगर ये ब्लड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें ब्लड सप्लाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ आता है, तो ब्लड सप्लाई तो किडनी ख़राब हो गई है, उसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है, ठीक है। और उसका उसका क्रेटिनिन और यूरिया लेवल ज़्यादा हो सकता है, एज़ोटीमिया हो सकता है। इसको हम कहेंगे प्री रीनल एज़ोटीमिया, ठीक है, प्री रीनल एज़ोटीमिया। अगर हमारी किडनी के बाहर यूरेटर में कोई प्रॉब्लम है, मतलब किडनी से बाहर वाले स्ट्रक्चर्स में जो यूरेटर के आगे कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो किडनी का फेलियर फंक्शन होगा, ठीक है, यूरिया एंड क्रेटिनिन ज़्यादा होगा, उसको हम कहेंगे पोस्ट रीनल एज़ोटीमिया, ठीक है। और अगर किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, मतलब कि इंट्रारीनल है, तो उसको हम कहेंगे कि इंट्रारीनल एज़ोटीमिया, ठीक है। तो ये इसकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री रीनल एज़ोटीमिया की। प्री रीनल एज़ोटीमिया कैसे होगा? जब हमारे ब्लड फ्लो टू द किडनी ख़राब होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को कार्डियक फेलियर हो गया, मोस्ट कॉमन कॉज इसका होता है ARE, ठीक है। इन्होंने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कॉमन कॉज ऑफ रीनल फेलियर है, एक्यूट रीनल फेलियर लिखा हुआ है, ई लिखना, ई की जगह एफ है ना। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर का क्या है कि कार्डियक फेलियर हुआ, उसकी वजह से किडनी का फंक्शन ख़राब हो गया। किडनी का फंक्शन कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि GFR कम हो जाएगा, एज़ोटीमिया हो जाएगा, ओलिगोयूरिया हो जाएगा, ठीक है। जब भी किडनी फेल होगी दो काम होंगे, GFR कम होगा, ओलिगोयूरिया हो जाएगा और एज़ोटीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? रीअब्ज़ॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एंड बर्न, ठीक है, इंश्योर्स, मतलब कि अब जो नॉर्मल जो हमारे पास होती है यूरिया क्रेटिनिन रेशो, वो 15 से कम होती है, मतलब हमारी बॉडी में जो है 15 से कम होती है ना नॉर्मली। तो अब क्योंकि किडनी फेल हो गई है तो ये जो रेशो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ट्यूबुलर फंक्शन जो है वो ठीक रहेगा, ठीक है। उससे कैसे पता चलेगा कि सोडियम की जो एक्सक्रीशन होगी वो लेस देन 1% होगी, मतलब कि इसका मतलब ये हो रहा है कि एक्सक्रीशन सोडियम की कम है, मतलब कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्रॉपर होगी। आपको पता है ना किडनी हमारी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सोडियम को रीअब्जॉर्ब हमारी बॉडी में बैक कर देती है, सिर्फ थोड़ा सा यूरिन में जो है ना सोडियम रिलीज़ हो रहा होता है। तो किडनी का फंक्शन हमें कैसे पता चलता है कि उसका ट्यूबुलर फंक्शन ठीक है, कि उसका जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो अगर ठीक हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि जो एक्सक्रीशन का रेशो होता है सोडियम का वो लेस देन 1% होता है, मीन्स कि उसकी रीअब्जॉर्प्शन सही हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबुलर फंक्शन ख़राब नहीं है, ठीक है। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी जो है वो 500 मिली ऑस्मोलीटर से ज़्यादा होती है, मीन्स ट्यूबुलर फंक्शन ठीक है, ठीक है। तो आगे हम जितने भी पढ़ेंगे कि बार बार आएगा कि ट्यूबुलर फंक्शन ठीक है या ख़राब है, वो हमें इसी चीज़ से पता चलेगा कि उसकी सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कितनी पावर है, और दूसरा उसकी यूरिन की ऑस्मोलैरिटी 500 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो पोस्ट रीनल एज़ोटीमिया क्या है कि उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई यूरेटर्स में कोई स्टोन बन गया, इस तरह से ना, उसकी वजह से फिर GFR कम होगा, एज़ोटीमिया और लिगोयूरिया होगा। शुरू में जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो ट्यूबुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है, और बर्न जो है उसको ब्लड में भेजता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्रेटिनिन और उसका रेशो जो है वो 15 से ज़्यादा हो जाता है। ट्यूबुलर फंक्शन इसमें भी ठीक रहता है, और जो सोडियम है वो हमारे पास 1% से कम होता है यूरिन में, और यूरिन ऑस्मोलैरिटी सही रहती है, मतलब ये सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो फिर ट्यूबुलर डैमेज भी स्टार्ट हो जाता है। अब जब ट्यूबुलर डैमेज स्टार्ट हो जाएगा तो फिर
वो जो रेशो होगी वो हमारे पास जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी बर्न की, रीअब्ज़ॉर्प्शन की, ठीक है। वो और उसके बाद जो है रीअब्ज़ॉर्प्शन ऑफ सोडियम जो है वो कम हो जाएगी, कि मतलब कि अब सोडियम रीअब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा, ज़्यादा यूरिन के अंदर सोडियम ज़्यादा आ रहा है, 2% से ज़्यादा आ रहा है, और कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन भी वो हमारे पास किडनी मेंटेन नहीं रह पाएगी, और फिर 500 से जो है वो कम हो जाएगी, मीन्स अब ट्यूबुलर फंक्शन ख़राब हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस जो है हमारे पास टॉपिक। अब नेक्स्ट से जो है हम यूटी ब्लीडिंग प्रोसेस से करते हैं इंशाल्लाह।